समाधान के लिए कटिबद्ध है। सरकार की तरफ से छोटी बड़ी हर समस्या के समाधान को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान द्वारा कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें कुलदीप गंगवार को ओबीसी मोर्चा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुमन राय, गीता सक्सेना को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अशोक रस्तोगी, डालचंद राजपूत को नगर पालिका का नामित सदस्य बनाया गया है। हाईकमान द्वारा नई जिम्मेदारियां दिए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास प्रकट किया है। जनता पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं, पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत योगदान किया है और उम्मीद यही करूँगा कि इस पद की गरिमा को देखते हुए ये लोग अपना पार्टी में आगे भी अपना समय देते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे और 2022 के चुनाव में पार्टी को पद दिलाने में पूरा योगदान। रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम गांव तोशी आजादी के बाद से अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीणों को आज भी 6 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर तय करना पड़ता है। खासकर बीमार व्यक्तियों को चिकित्सालय पहुंचने में मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के दौरान गांव में वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद गांव की कोई सुध नहीं लेता। बता दें कि जिले का अंतिम गांव शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण से 6 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। त्रियुगी नारायण से गांव जाने के लिए 6 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करना पड़ता है। गांव में आज भी 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन सड़क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज केदार घाटी का जनपद का अंतिम गांव तोशी का आज भ्रमण किया। यहाँ प्रकृति का अच्छा आनंद और बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, परंतु हमारे लिए सुंदर जगह है क्योंकि हम कभी कभार आएंगे। पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लगभग 5 या 6 किलोमीटर सड़क से दूर है, पैदल उन्हें आना पड़ता है। स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं से वो बहुत दूर है। इस क्षेत्र की जनता की यही परेशानी है कि यहाँ पे जल्द से जल्द रोड आए और स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। विकास नगर के तहत कालसी विकासखंड में होने वाले विकास कार्यों की अनियमितताओं और सरकारी धन की बंदरबांट के खिलाफ पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह चौहान ने मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि कालसी विकासखंड में क्षेत्र पंचायत निधि और मनरेगा सहित अन्य मदों से आए पैसों की जमकर बंदरबांट की जाती है। पिछले ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में क्षेत्र पंचायत निधि में 5 करोड़ के साथ ही अन्य योजनाओं में भी करोड़ों खर्च दिखाकर जमकर सरकारी धन को ठिकाने लगाया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भाई साहब, जिस प्रकार से ब्लॉक के अंदर अनियमितता और भ्रष्टाचार चल रहा है वो अपने एक प्रकार चरम सीमा पर है और आए दिन आज ही नहीं गत वर्ष जो अवधारणा बनी हुई है, जो एक र्यूमर फैल गया है कि भाई ब्लॉक के अंदर किसी प्रकार कोई बजट जनहित के लिए नहीं आता है, तो ये प्रकार से गलत है। बहुत पैसा करीबन यदि मनरेगा की योजना जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपया, 20 करोड़ रुपया साल में जो है ब्लॉकों में जनहित के लिए आता है, परंतु पता ये नहीं चलता है कि आसमान उसको खाती है या जमीन को निकल लेती है। कोरोना संकट से उबरने के लिए अब लोग फिर से जीवन की तरफ लौटने लगे हैं। कोरोना का तनाव लेकर लोगों पर हावी न हो, लोगों को आजीविका भी चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को खोलने की अनुमति मिल गई है। नैनीताल की अगर बात करें तो यहाँ भी धीरे धीरे पर्यटन गति पकड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में फिर से सैलानियों की भीड़ जुटी। पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनी झील में नौकायान के लिए तैयार नौकाएं। नावों को सजाने संवारने में जुटे नौकायान। नौकाओं को दुरुस्त कर किया जा रहा है रंग पॉलिश। कोरोना संकट से उभरने के लिए अब लोग फिर से जीवन की तरफ लौटने लगे हैं। कोरोना का तनाव लोगों पर हावी ना हो और लोगों की आजीविका चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को खोलने की अनुमति
मिलने के बाद नैनीताल की बात करें तो यहाँ भी धीरे धीरे पर्यटन गति पकड़ रहा है। खिली धूप और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए नाविक आजकल अपनी नावों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ नौकाओं की मरम्मत में जुटे हुए हैं। नैनी झील में पर्यटकों की झील की सैर कराने के लिए नौकाओं को दुरुस्त करके रंग पॉलिश किया जा रहा है। नाविक नरेंद्र बताते हैं कि एक नाव को तैयार करने में 5 दिन का समय लगता है, जिसमें लगभग 25,000 रुपए का खर्च आता है। बोटों में जो है पिछले साल अक्टूबर में रंग रोगन का कार्य हुआ था। उसके बाद मार्च से हमारा काम जो है लॉकडाउन के चक्कर से पूर्ण तरह से बंद था। इस समय लगभग 1 साल हो गया बोटों को। इस समय बोटों में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जो पिछले साल की अपेक्षा डबल खर्चा आ रहा है। पिछले साल 4,000 रुपये लगता था, इस साल 8,000 रुपये रंग रोगन में रिपेयरिंग में एक बोट में लग रहा है। हल्का फुल्का खुल गया है, थोड़ा बहुत हमारा कार्य भी चल रहा है, काम चल रहा है और आगे वो हमारा सीजन बढ़े, इसीलिए हमने रंग रोगन का कार्य इस समय रिपेयरिंग जो भी होता है हम इस समय करते हैं। तांबे की कीलें लगती हैं पूरे और टून की लकड़ी लगती है, शीशम की हड्डियाँ बनती। टून की लकड़ी में इसमें पानी में एकदम ख़राब नहीं होता है, इसमें बानिस और कलछी का तेल लगाया जाता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। चीड़ की लकड़ी लगाएंगे तो एकदम ख़राब हो जाएगा। एक बोट बनाने में आप नया बोट बनाओगे तो 60-70 हज़ार का इतना खर्चा लग जाता है। ऐसी हल्की फुल्की रिपेयरिंग जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करोगे तो फिर ये जितनी की खुलेगी उस हिसाब से पैसा लगता है। नया बोट बनाने में तो करीब 1 महीना करीब लेके जाता है, महीने तो हद से भी हद लगती है। अगर आप भी कोरोना के बीच तनाव से दूर अपने आप को तरोताजा करना चाहते हैं तो पूरे नियमों के साथ नैनीताल चले आइए। नैनी झील की शान कही जाने वाली नौकाएं आपको खूबसूरत झील की सैर कराने के लिए तैयार है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। पुरानी बिल्डिंग में चल रहे डोईवाला तहसील और सिविल कोर्ट के काम को कोर्ट और तहसील में कर्मचारियों की कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तहसील और कोर्ट की दैनिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही और लोगों के काम में भी धीमी गति से हो पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में तहसील भवन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तहसील भवन निर्माण कार्य को तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं और काम को लगभग 11 महीना में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते राज्य मंत्री करण वोहरा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और काम को तीव्र गति से कराने के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री ने निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्माण में लगी संस्था के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 15 सितंबर तक खिलने वाला ब्रह्म कमल इस बार अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घी विनायक में अभी भी हजारों की संख्या में ब्रह्म कमल खिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए बनी गाइडलाइन के लिए ब्रह्म कमल संजीवनी का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की वादियों में खिले ब्रह्म कमल, अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा ब्रह्म कमल। जमीन पर 4,000 मीटर की ऊंचाई पर खिले ब्रह्म कमल। शिव पूजन के साथ ही नंदा देवी पूजा में खास महत्व। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन बनी संजीवनी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 15 सितंबर तक खिलने वाला ब्रह्म कमल इस बार अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घी विनायक नंदी कुंड पांडवसेरा में अभी भी हजारों की संख्या में ब्रह्म कमल खिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए बनी गाइडलाइन ने भी ब्रह्म कमल के लिए संजीवनी का काम किया है, जो इस दुर्लभ प्रजाति के लिए शुभ संकेत है। इस बार बुग्यालों में मानवीय आवाजाही न होने से ब्रह्म कमल का दोहन नहीं हो पाया। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी के साथ ब्रह्म कमल भी खिलना शुरू हो गए हैं। जमीन पर खिलने वाले इस फूल की धार्मिक और औषधि विशेषता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्म कमल को इसका नाम ब्रह्मदेव के नाम पर मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम साउस्वीरिया ओब्लावालाचा है। ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सामान्य कमल की तरह ये पानी में नहीं उगता,
बल्कि जमीन पर 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खिलता है। हालांकि तीर्थयात्रियों के अधिक दोहन के चलते यह लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अब इसकी संख्या में लगभग 50% से भी ज्यादा की कमी आ चुकी है। अल्सर और कैंसर रोग के उपचार में इसकी जड़ों से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग होने से यह औषधि पौधा होने के साथ ही विशेष धार्मिक महत्व भी रखता है। शिव पूजन के साथ ही नंदा देवी पूजा में भी ब्रह्म कमल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 नवंबर से सभी कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने बताया कि यूजीसी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं के सभी कॉलेज 1 नवंबर से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए खोल दिए जाएंगे। वहीं नैनीताल के कृष्णापुर में 1 नवंबर से नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। वहां कृषि, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर जैसे व्यवसाय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी ज्ञान हो सके। देखिए, 1 नवंबर से कॉलेज खुलने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने अपनी परीक्षाएं करीब समाप्ति की ओर आ रही हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय के ऊपर था कि इतने विद्यार्थियों की परीक्षा कराना, और हमने पूरे कोविड की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए वो पूरी परीक्षाएं हम करा रहे हैं। तो समाप्ति की ओर हमारी परीक्षाएं हैं। इसी तरह से हमारा जो 1 नवंबर से हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम पूर्ण तरह से तैयार हैं। और जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस है कि 1 नवंबर से नया सेशन स्टार्ट किया जाए, हम उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हालत में आंसू बहाते घूम रहे लावारिस घोड़े बादल की नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने सुध ली है। बता दें कि बादल का डॉक्टरों द्वारा नगरपालिका में उपचार किया जा रहा है। वहीं अब जल्द बादल के स्वस्थ होने की खबर है। आपको बता दें कि सड़कों पर घूमते कैंसर से पीड़ित लावारिस घोड़े बादल की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे और विभाग द्वारा बादल के उपचार की जिम्मेदारी ली गई। अब डॉक्टरों की बुलाकर नगरपालिका परिसर में ही बादल का उपचार शुरू करा दिया गया है। नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि स्थानीय निवासियों द्वारा नगरपालिका और उपजिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई थी। इस घोड़े को यह बादल नाम भी नगरपालिका द्वारा ही दिया गया है। है कि इसके नीचे लिंग में जो है कि कैंसर हो गया था और इसको लेकर ये बाजार में घूमता रहता था। शिकायतें भी काफ़ी आई, एसडीएम महोदय के यहाँ भी शिकायत गई है, जिसको लेकर नगरपालिका प्रशासन गंभीर हुआ और हमारे जो पर्यावरण मित्र थे, सफाई कर्मी थे, कल उनके द्वारा इसको पकड़वाया गया। आज आप देख रहे होंगे कि डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से जो है कि इसको ठीक करने में लगी। उप जिलाधिकारी लश्कर पूरण सिंह राणा ने गठित टीम के साथ अवैध खनन के खिलाफ बाढ़ गंगा, रायसी, गंदाशपुर, नीलधारा में छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की। तहसील प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी में 6 वाहनों को तहसील आवास पर लाकर सीज कर दिया गया। नहीं, देखिए, इलीगल माइनिंग को लेके क्लियर मैसेज है कि सब डिवीजन में कहीं भी इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये डीएम साहब के भी डायरेक्शन है। उसके लिए रूटीन में तहसील और पुलिस की टीमें भी बनाई गई है नाइट ड्यूटी के लिए। और कल मेरे द्वारा खुद आकस्मिक रूप में स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया था। इस साल के यात्रा सीजन में पहली बार केदारनाथ मंदिर के आगे दर्शन करने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी है। यह लाइन मंदिर के मुख्य गेट से लेकर पैदल मार्ग तक लगी हुई है। करीब 300 मीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्त भगवान भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें पूर्व इस बार यात्रा सीजन में यात्रियों की ऐसी लंबी लाइन केदारनाथ धाम में नहीं देखी गई। हेली सेवाओं के शुरू होने से यात्रा में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में लगी लाइन। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
केदारनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों की लगी लंबी लाइन। हेली सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर से आगे 300 मीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त भीषण ठंड में लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा केदार के मंदिर परिसर में लगी लाइन और यात्रियों की भीड़ देखकर एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना काल चल रहा है। मंदिर के भव्य दृश्य को देखकर लग रहा है कि मई जून वाली यात्रा चल रही है, जब प्रत्येक दिन 10 से 12 हजार यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। और आज से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हवाई यात्राएं जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको काफ़ी जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में उन सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इस समय लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इस समय हो चुकी है। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालुगण श्री केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धाम के लिए अब हेली सेवाएं भी शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो रहा है। यात्री अब पैदल मार्ग के अलावा हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, हेली सेवा शुरू होने के पहले दिन 8 हेली कंपनियों के 176 शटल के जरिए 890 यात्री केदारनाथ पहुंचे, जिसमें 727 तीर्थयात्री धाम से वापस लौटे, जबकि 24 तीर्थयात्री धाम में रुके। इसके अलावा 1116 तीर्थयात्री पैदल यात्रा व घोड़े खच्चरों से धाम पहुंचे। हम लोग परसों पहुंचे थे फाटा, वहाँ पे कल हम लोगों की टिकट वगैरह हुई। पहले तो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ही नहीं चल रही थी, आज से शुरू है। आज पहला दिन था और शायद पहली या दूसरी हेलीकॉप्टर की सर्विस में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है। सरकार ने जो है पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे यात्री हमारे पास आने लग गए हैं। केदार घाटी जो कि काफ़ी ये कोविड के कारण सुसुप्त पड़ी हुई थी, उसमें पूरी घाटी में चहल पहल हो गई है और यात्री भरपूर मात्रा में यात्री आने लग गए। और जो हमारे होटलियर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबा वाले हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। केदार दर्शन करने आए, सोचा था पहले रोड से आएंगे, सफ़र भी कुछ आज अच्छा रहा नहीं, मौसम भी खराब था। फिर पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है, और जब हम हेलीपैड का यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहा। सर्विस भी बहुत अच्छी, जो सफ़र 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा, और बाकी मैं बहुत खुश हूँ। यात्रा का आंकड़ा अब तक 30,183 पहुँच गया है। आपको बता दें, अब भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The vast landscape of the National Capital Region is undergoing an unprecedented transformation, largely by the development of super-fast expressways connecting prominent cities of Uttar Pradesh to Delhi, with the Yamuna Expressway already spurring an economic activity in the area. Another milestone that will redefine development here is the proposed Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport.
Spread over 5,000 hectares, this massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region's economic status, which is also pegged to be the hub of logistics activity because of the dedicated Eastern Corridor passing through the region and the establishment of a thriving electronics manufacturing cluster. This massive area is also poised to attract lots of investments from private players, resulting in more job creation for local youth and prosperity for people living in the vicinity. An already sprawling residential footprint will get a new leg up with the launch of probably the biggest airport in India. Get ready to witness the incredible journey. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल बैंक कर्मचारी संघ और बैंक शेयर होल्डरों ने बैंक प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक की। कर्मचारी संघ शारदा संघ में बैठक कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए रणनीति बनाई गई। कर्मचारी संघ ने कहा कि मृतक आश्रितों को नौकरियां देने के साथ ही कंप्यूटर भत्ता और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर जल्द ही बैंक प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समस्त बैंक कर्मी हड़ताल करेंगे। मुख्य मांगे हमारी जो हमारे अंशकालिक सफाई कर्मी हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूर्णकालिक उसमें नियमित किया जाए और जो हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं 10-10, 15-15 साल से उनको नियमित किया जाए और जो हमारे नवनियुक्त जो हमारे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अभी हुई है कि उनका जो एक कंप्यूटर अलाउंस होता है जो हम लोगों ने 85 में एग्रीमेंट में हमने उनको दिलाया था, तो वो मैनेजमेंट द्वारा कारण उसको वापस ले लिया गया। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के हम लोग काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। पीजी कॉलेज रानीखेत में लंबित समस्याओं को लेकर छात्र संघ ने अनशन शुरू कर दिया है। छात्र छात्राओं का कहना था कि कॉलेज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शासन प्रशासन की तरफ से हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के रानीखेत ड्रग फैक्ट्री आने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें मुख्य सड़क पर ही घेर लिया। उनके सामने अपनी मांगे रखी, जिस पर राज्य मंत्री ने उनकी मांगों को मानकर उन्हें देहरादून आने को कहा है। राज्य मंत्री की मांग पूरी किए जाने पर छात्र संगठन ने अनशन खत्म कर दिया। लैब दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं और ई ग्रंथालय हम सभी कॉलेजों को दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हर कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी दे रहे हैं और इसका उद्घाटन इसी अक्टूबर के महीने में हम लोग करने वाले हैं। तो छात्रों को जो सुविधाएं चाहिए वो हमारी सरकार पूरी कर रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।